आज का टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज इसके बारे में हम जानेंगे। सिंड्रोम मीन्स होता है बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप, जिसमें बहुत सारे जो या कह सकते हैं ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं और उसमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। और नेफ्रो जो टर्म है वो रिलेटेड है किडनी से, तो मीन्स इसमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। Nephrotic syndrome is often caused by damage to small blood vessels in the kidneys that filter waste and excess water from the blood. क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? जो किडनी की स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो कि वेस्ट को फिल्टर करती हैं, या जो एक्सेस वाटर होता है हमारे ब्लड में उसको बाहर भेजती हैं, उसको फिल्टर करती हैं, उसको उन स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसमें वो डैमेज हो जाती हैं, तो यही होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो वापस से डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द किडनीज दैट फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। नेक्स्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? इज़ ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसमें ग्रुप होता है सिम्टम्स का that indicate that kidneys are not functioning as they should. इसका मतलब ये है कि किडनीज उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से ये करनी चाहिए। इट कैन अकर इन बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन। ये दोनों में ही हो सकता है, अडल्ट में भी हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ को हमने दो भागों में बांटा है यहाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी कॉज। Primary cause of nephrotic syndrome are conditions that only affect the kidney. वो सारी कंडीशन जो किडनी को ओनली इफेक्ट करेंगी, क्योंकि किडनी की ये प्राइमरी डिजीज़ है, तो उसकी वजह से जो होगा वो कहलाएगा प्राइमरी कारण। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्राइमरी कॉज के? द मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स आर, पहला है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जिसको हम शॉर्ट में FSGS, F4 फोकल, S4 सेगमेंटल, G4 ग्लोमेरुलो एंड S4 स्क्लेरोसिस। दिस डिजीज अफेक्ट द किडनीज ग्लोमेरुलाई, जो कि फिल्टर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, उसको प्रभावित करती है कौन सी डिजीज? FSGS, causing some of these filters to become scarred, क्योंकि जो ये फिल्टर हैं वो स्कार हो जाते हैं, स्कार बन जाता है वहाँ पे, तो प्रॉपरली फिल्टर का काम वो नहीं करते हैं इस डिजीज़ में। तो पहला कारण तो हो गया फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। FSGS occurs more frequently in male than female, तो ये मेल में ज़्यादा होता है। दूसरा है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मीन्स क्या है? नेफ्रो मत किडनी और पैथो मीन्स डिजीज, और मेम्ब्रेनस मीन्स मेम्ब्रेन में। दिस डिजीज कॉज प्रोटीन टू बिल्ड अप इन द पार्ट ऑफ द किडनी कॉल द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन बिल्डअप हो जाती है और इसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो इसकी वजह से भी हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन आती है तीसरे नंबर पे मिनिमल चेंजेस डिजीज, ये है थर्ड नंबर पे। इसको हम निल डिजीज भी कहते हैं। दिस डिजीज इज द मेन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। तो जो मिनिमल चेंज डिजीज है वो क्या है? मेन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, किस में? चिल्ड्रन में। अमंग अडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर एज। अडल्ट में ज़्यादातर ये ओल्डर एज में कॉमन होती है। मिनिमल चेंज डिजीज ऑल्सो कॉल्ड नील डिजीज, ये हमने पढ़ चुका है। द डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई इज़ ओनली विजिबल विद ए वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो इसमें ग्लोमेरुलाई को डैमेज होता है उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। MCD इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ये हमने पढ़ लिया है। इन एडल्ट एलर्जीज, इन्फेक्शन और सर्टेन मेडिकेशन में कॉज MCD। तो मिनिमल चेंज डिजीज जो अडल्ट में होती है वो किस वजह से होती है? एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से। नेक्स्ट आता है
मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस MPGN। द इम्यून सिस्टम अटैक सेल्स इन द किडनी। इसमें क्या होता है, जो हमारा ही इम्यून सिस्टम है, जो भी पेशेंट इससे प्रभावित है उसका इम्यून सिस्टम किडनी के अगेंस्ट में काम करता है, जो किडनी की सेल्स होती हैं, डैमेजिंग द ग्लोमेरुलाई, और वो क्या कर देता है, ग्लोमेरुलाई को डैमेज कर देता है। समटाइम अनोदर डिजीज सच एज हेपेटाइटिस C कॉजेज MPGN। कभी कभी यदि किसी व्यक्ति के हेपेटाइटिस C है तो उसकी वजह से भी MPGN या मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। तो इस तरह से हमने कॉजेज़ को बांटा था दो में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने पढ़ा क्या क्या कॉज होते हैं, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस फर्स्ट कॉज, देन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी सेकेंड कॉज, देन थर्ड पे है मिनिमल चेंज डिजीज, एंड फोर्थ पे है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब सेकेंडरी कॉजेज़ पढ़ते हैं हम। सेकेंडरी कॉजेज़ आर कंडीशंस दैट अफेक्ट द एंटायर बॉडी। वो कंडीशंस जो कि एंटायर बॉडी को अफेक्ट करती हैं कहीं पे भी। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि डायबिटीज़, किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉज हो सकता है वो। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है तो इन्फेक्शन है जैसे कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV तो हो सकता है, और कैंसर सच एज हॉकिंग्स डिजीज। तो ये सब हो तो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, और ये सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं। क्या क्या होते हैं, डायबिटीज़, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, कैंसर जैसे कि हॉकिंग्स डिजीज़। तो प्राइमरी जो कॉज था वो तो किडनी से रिलेटेड ही थे सारे डिजीज़, और सेकेंडरी में कोई भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन में हो सकता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो मेनली इसके 3 साइन होते हैं, एल्ब्यूमिन यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया एंड हाइपरलिपिडीमिया, जो इसके साइन होते हैं वो। तो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द यूरिन। यदि यूरिन सैंपल लेंगे हम पेशेंट का और उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें प्रोटीन का हाई लेवल होता है, एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं इसको। दूसरा है हाइपो एल्ब्यूमिनिया। हाइपो एल्ब्यूमिनिया क्या है कि जो एल्ब्यूमिन की ब्लड में, ब्लड सैंपल लेंगे इसके लिए, ब्लड में एल्ब्यूमिन क्या होगा, लो लेवल होगा। देयर आर लो लेवल ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एल्ब्यूमिन इन ब्लड। तो ये हो गया हाइपो एल्ब्यूमिनिया। देन थर्ड साइन है हाइपरलिपिडीमिया। ये भी ब्लड टेस्ट है और इसमें क्या होगा, फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ आएगा किसमें, ब्लड में। तो ये हो गए मेन साइन, एल्ब्यूमिन्यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। अब सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, एडिमा, एडिमा हो जाता है। द मोस्ट कॉमन साइन इज एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी ड्यू टू सीरम हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, क्योंकि ब्लड में एल्ब्यूमिन की कम मात्रा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी में एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है। लोअर सीरम ऑन्कोटिक प्रेशर कॉजेज फ्लूइड टू एक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियल टिश्यूज। एल्ब्यूमिन की कम मात्रा हो जाती है जब ब्लड में, तो उससे क्या होता है, सीरम ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने की वजह से क्या होता है, इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से एडिमा हो जाता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एग्रीवेट द एडिमा। अब ये एडिमा कैसे कैसे शो होता है, पफीनेस अराउंड द आइज, आँखों के चारों ओर पफीनेस होना, और स्पेशली कैरेक्टराइज इन द मॉर्निंग, स्पेशली सुबह के टाइम आँखों के आसपास पफीनेस होना। देन फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी कॉजिंग प्लूरल इफ्यूजन,
जो लंग के चारों तरफ प्लूरल कैविटी है वहाँ पर यदि फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, इसमें फ्लूइड कलेक्ट होता है सभी जगह पे, तो उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्सेस फ्लूइड इन पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी इडीमा हो जाता है जो कि एक्सेस फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से हो जाता है और प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। देन फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग असाइटिस। अब पेरिटोनियल कैविटी जहाँ पर एब्डोमन ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसकी वजह से हो जाता है असाइटिस। देन जनरलाइज्ड एडिमा थ्रू आउट द बॉडी नॉन एज एनासार्का, पूरी बॉडी में जो एडिमा होता है उसको बोलते हैं हम एनासार्का। तो इस तरह से एडिमा आई के चारों तरफ, लेग में पिटिंग एडिमा, then pleural effusion, then ascites, then anasarca। अगला है malnutrition। Malnutrition may become severe, however the generalized edema masks the loss of body tissue, causing the child to present a chubby appearance and to double his or her weight। तो malnutrition हो जाता है और एडिमा की वजह से क्या है, बच्चा किस तरह का लगता है, ऐसा लगता है डबल वेट का, और वो चबी अपीयरेंस होती है उसकी। इरिटेबिलिटी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। दी चिल्ड्रन आर जनरली ससेप्टिबल फॉर इन्फेक्शन एंड रिपीटेड एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशंस आर द यूजुअल पैटर्न। इनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं और एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो जाती हैं जो कि रिपीटेड होती हैं। प्रोटीनयूरिया मीन्स एल्ब्यूमिन लीक्स आउट ड्यू टू स्ट्रक्चरल डैमेज लीडिंग टू प्रोटीनयूरिया, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम हैव ए हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। फॉर्मी यूरिन हो जाता है, ये क्यों होता है, रिजल्ट ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होने की वजह से फॉर्मी यूरिन हो जाता है। वेट गेन हो जाता है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होता है, एडिमा होता है इसकी वजह से, और थकान हो जाती है, फटिग। तो एक बार हम साइन सिम्टम्स वापस से देखते हैं। एल्ब्यूमिन्यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया, हाइपरलिपिडीमिया, एडिमा, एडिमा आई, लैग, प्लूरल इफ्यूजन, असाइटिस, एनासार्का। देन और क्या होता है, मालन्यूट्रिशन, इरिटेबिलिटी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, इम्यूनोसप्रेशन, प्रोटीन यूरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलर्जी, फॉर्मी यूरिन, वेट गेन एंड फटिग। हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस के बारे में। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। यूरिन टेस्ट किया जाता है। दिस टेस्ट लुक फॉर एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, क्योंकि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें यूरिन में प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन ज़्यादा जाने लग जाता है, तो इसकी वजह से यूरिन टेस्ट किया जाता है और उसमें हमें पता लगता है। देन ब्लड टेस्ट किया जाता है। दिस टेस्ट में रिवील द लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर ब्लड कंपोनेंट, इनके बारे में बताता है। ब्लड में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है, ये देख सकते हैं हम, बाकी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड कंपोनेंट को देख सकते हैं। देन किडनी बायोप्सी की जाती है टू लुक फॉर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस इन द किडनी, क्या क्या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आए हैं किडनी में, उसके लिए किडनी बायोप्सी की जाती है। देन अल्ट्रासाउंड, ये भी किडनी की स्ट्रक्चर, किडनी में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके लिए किया जाता है। तो डायग्नोसिस में मेनली हो गया यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, किडनी बायोप्सी एंड अल्ट्रासाउंड। देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को फेस करनी होती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन बी एसोसिएटेड विद ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेशन that can affect an individual's health and quality of life। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो व्यक्ति है उसकी हेल्थ को और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकती है। तो ये कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली है थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर, उसको क्या हो सकते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, पर्टिकुलरली दोज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ब्लड एंटी थ्रोम्बिन थर्ड लेवल ड्यू टू लीकेज, क्योंकि इसमें लीकेज होता है और उसकी वजह से जो ब्लड में एंटी थ्रोम्बिन थर्ड लेवल होता है उसकी कमी की वजह से
ये हो जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर हो सकता है उसको। सेकंड पे थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तीसरा क्या है, इन्फेक्शंस प्रोन हो जाता है पेशेंट, इन्फेक्शन उसको ज़्यादा लग जाते हैं। द इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ पीपल विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम टू इन्फेक्शंस can be a result of the leakage of immunoglobulin from the blood, the loss of protein in general and the presence of edematous fluid। तो जो इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ब्लड में से वो लीक होते हैं इसमें। इसके अलावा प्रोटीन का भी लॉस होता है, और क्योंकि प्रोटीन से ही इम्यूनिटी बनती है, जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो लॉस ऑफ प्रोटीन की वजह से और जो एडिमेटस फ्लूइड होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है पेशेंट। देन स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कैन डेवलप व्हेन देयर इज एसाइटिस प्रेजेंट। जब एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है उसको हम बोलते हैं एसाइटिस, उसकी वजह से बैक्टीरियल क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। देन एक्यूट किडनी फेलियर ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। वोलेमिया ब्लड में जो वॉल्यूम है वो कम होता है क्योंकि एडिमा होता है, बाहर इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होते हैं उसमें स्पेस में फ्लूइड भर जाता है, तो किडनी हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेलियर। द लॉस ऑफ वैस्कुलर फ्लूइड इनटू द टिश्यूज एडिमा प्रोड्यूसेस डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी। तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी किडनी में हाइपोवोलेमिया की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी एडिमा। The loss of protein from the blood plasma and the consequent fall in oncotic pressure causes an abnormal accumulation of liquid in the lungs। क्या होता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वहाँ से प्रोटीन लॉस हो रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, लंग्स में लिक्विड एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसी की वजह से क्या हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा, और इसकी वजह से हाइपोक्सिया और डिजनिया हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। देन 6 है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थायरोक्सिन। जो थायरोग्लोबुलिन है उसकी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है थायरोक्सिन, ए ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज रिच इन आयोडीन एंड इज़ फाउंड इन द थायरॉइड ग्लैंड। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन अकर, क्योंकि विटामिन डी बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो लॉस्ट हो रहे हैं, जो भी प्रोटीन लॉस्ट हो रहे हैं उसी से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। देन हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की मात्रा कम, लैक ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल, द वे द विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द बॉडी। इस फॉर्म में बॉडी में कैल्शियम या कह सकते हैं विटामिन डी स्टोर होता है 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट, क्योंकि विटामिन डी रेगुलेट करती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। देन आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ फेरिटीन। ये भी प्रोटीन है फेरिटीन, इसकी लॉस की वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। कौन सा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, ये कॉम्प्लिकेशन होगी। दिस occurs when the amount of protein that is lost in the urine is greater than that ingested। जो हम पेशेंट ले रहा है इनटेक प्रोटीन का वो कम होता है और जो प्रोटीन बाहर निकल रही है, लॉस हो रही है, वो ज़्यादा होता है। दिस लीड्स टू ए नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। इससे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा नाइट्रोजन बैलेंस और उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। देन आता है ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ में कमी होना। कॉजेज ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन आर प्रोटीन डेफिशिएंसी फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, एनोरेक्सिया, रिड्यूस्ड प्रोटीन इनटेक कम हो रहा है क्योंकि भूख नहीं लग रही है, एंड स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे हैं,
तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, प्रोटीन लॉस, एनोरेक्सिया एंड कैटाबॉलिज्म। देन कशिंग सिंड्रोम, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं किससे, ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इनको वापस से रिपीट करते हैं। तो पहली कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर, दूसरा थ्रोम्बोसिस, देन इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस आ जाता है, एक्यूट किडनी फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाइपोकैल्सीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड कशिंग सिंड्रोम। देन आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या होता है अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉजेज, इसके जो कारण होते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाउएवर इट टिपिकली इंक्लूड्स मेडिकेशन टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज एज वेल एज चेंजेस इन डाइट। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी अंडरलाइंग कॉज है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन देते हैं इसमें, और इसमें डाइट का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सम पॉसिबल ड्रग ट्रीटमेंट इंक्लूड स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसमें। ये सब डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। ये केवल एजुकेशनल पर्पस से हम बता रहे हैं यहाँ पे कि स्टेरॉइड इसमें चलते हैं। डॉक्टर्स में प्रेस्क्राइब स्टेरॉइड टू ट्रीट MCD, जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है इन चिल्ड्रन और अडल्ट, तो इसमें स्टेरॉइड देते हैं। देन डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स क्यों देते हैं, दीज में हेल्प द बॉडी रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड रिड्यूस स्वेलिंग। जो इडीमा बन जाता है तो उसके लिए क्या होगा, जब फ्लूइड रिमूव होगा बॉडी से बाहर तो इडीमा में कमी आएगी, स्वेलिंग में कमी आएगी, तो उसकी वजह से क्या देते हैं, डायूरेटिक देते हैं। देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर दिए जाते हैं। ACE इनहिबिटर क्यों दिए जाते हैं, इनको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। दिस कैन हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल रखते हैं, एंड में रिड्यूस प्रोटीन इन द यूरिन, और जो यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रही है उसको कम करते हैं। देन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्यों देते हैं हम, these may help in conditions such as FSGS in which a protein's immune system is attacking the glomeruli। जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो ही उसके ग्लोमेरुलाई के अगेंस्ट में काम करता है, तो इसलिए इम्यूनिटी को उसको सप्रेस किया जाता है, जिससे कि वो अपने ही सिस्टम के खिलाफ काम नहीं करे, और इसलिए ये ड्रग दी जाती हैं। तो मेनली दी जाती हैं FSGS में। देन स्टैटिन्स दी जाती हैं। स्टैटिन क्यों दी जाती हैं, दिस कैन लोअर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ए पर्सन शुड ऑल्सो गेट द न्यूमोकोकल वैक्सीन भी दी जाती है किन्हीं कंडीशंस में। देन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती हैं। दीज आर यूज टू ट्रीट द अंडरलाइंग इन्फेक्शियस कॉजेज, जो भी इन्फेक्शियस कॉजेज हैं उनके लिए एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो जाता है तो उसमें हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। देन इम्यून सिस्टम मॉडिफाइंग मेडिसिन, क्या देंगे हम, इम्यून सिस्टम मॉडिफाइंग मेडिसिन देंगे। दीज मेडिसिन आर यूज टू कीप योर इम्यूनिटी सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द ग्लोमेरुलाई। ये भी जो ग्लोमेरुलाई पे पेशेंट का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उसके लिए ये काम करती हैं, इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने में ये मेडिसिन काम करती हैं। देन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन दी जाती हैं। दिस में प्रेस्क्राइब इफ़ यू ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, उसमें दी जाती हैं। एंटीकोगुलेंट्स दी जाती हैं। दीज आर ब्लड थिनिंग मेडिसिन होती हैं, और में भी प्रेस्क्राइब ब्लड क्लॉट डेवलप, यदि ब्लड क्लॉट डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन में एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं हम ट्रीटमेंट में। पहला है स्टेरॉइड, सेकंड है डायूरेटिक्स, थर्ड है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर टू लोअर BP, देन फोर्थ है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, देन फिफ्थ पे है स्टैटिन्स, सिक्स पे है न्यूमोकोकल वैक्सीन, सेवन्थ पे है एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिकेशन,
8th पे है इम्यून सिस्टम मॉडिफाइंग मेडिसिन्स। देन 9 पे है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन्स। 10th पे है एंटी कोगुलेंट्स। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो डाइटरी चेंजेस हैं, डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके हम डाइटरी चेंजेस करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सोडियम लिमिट करना होता है, कम सोडियम देना होता है, ईटिंग लेस प्रोटीन, कम प्रोटीन देनी होती है इसमें। देन रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, जो सैचुरेटेड फैट है और कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम करना होता है। तो ये होता है इसमें डाइटरी, लिमिटिंग सोडियम, ईटिंग लेस प्रोटीन, रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। देन हम जानेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें क्या होती है। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पहला है मॉनिटरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आउटपुट, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, एक्यूरेटली मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट इनटेक और आउटपुट, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का, एडिमा डेवलप हो जाता है, यूरिन में प्रोटीन आना, इस तरह से पूरा हाइपोवॉलेमिया होना। तो इसमें हमें इनटेक और आउटपुट को क्लोजली मॉनिटर करना होता है। एक्यूरेटली मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करेंगे। देन वे द चाइल्ड एट द सेम टाइम एवरी डे, हर दिन एक टाइम फिक्स कर लेंगे, जैसे कि हमने करा सुबह 8 बजे का, तो उसी टाइम पे हम डेली उसका वेट करेंगे। ऑन द सेम स्केल ऑन द सेम क्लॉथिंग, वही कपड़े होंगे उसके, एक ही स्केल होगी सेम, अलग अलग स्केल पे नहीं करेंगे। तो इस तरह से उसका वेट मेज़र करेंगे। मेज़र द चाइल्ड्स एब्डोमेन डेली एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, और अम्बलाइकस वाला जो एरिया है वहाँ पर उसका डेली हम एब्डोमेन का मेज़रमेंट करेंगे कि कोई वो घट या बढ़ तो नहीं रहा है। तो इस तरह से मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। देन सेकंड है पॉइंट इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल इनटेक जो न्यूट्रिशनल इनटेक हो रहा है उसको इम्प्रूव करना। ऑफर ए विजुअली अपीलिंग एंड न्यूट्रिशियस डाइट देंगे जो उसको अच्छी लग रही है और न्यूट्रिशियस है। सर्विंग 6 स्मॉल मील्स, एक साथ या 2 बार खाना देने के बजाय 6 छोटे छोटे मील्स देंगे उसको। इंक्रीज द चाइल्ड्स टोटल इनटेक बेटर, उसके इनटेक को बेटर करता है वो। देन प्रोमोटिंग स्किन इंटेग्रिटी, स्किन इंटेग्रिटी को प्रमोट करने के लिए इंस्पेक्ट ऑल स्किन सर्फेसेस रेगुलरली फॉर ब्रेकडाउन, स्किन सर्फेसेस है उनको रेगुलरली चेक करेंगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन टर्न एंड पोजीशन द चाइल्ड एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में हम बच्चे की पोजीशन चेंज करेंगे। प्रोटेक्ट स्किन सर्फेसेस फ्रॉम प्रेशर बाय मीन्स ऑफ पिलो एंड पैडिंग्स, तो पिलो और पैडिंग करके जो ऐसी स्किन सर्फेसेस हैं जहाँ पर प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। देन प्रोटेक्ट ओवरलैपिंग स्किन सर्फेसेस, जहाँ पर ओवरलैप हो रही है स्किन वहाँ पर भी प्रोटेक्ट करेंगे। फ्रॉम रबिंग बाय केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ कॉटन गॉज, कि कॉटन गॉज का केयरफुल प्लेसमेंट करके। बाथ द चाइल्ड रेगुलरली, डेली बच्चे को नहलाना है। प्रोमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को कंजर्व करें उसको प्रमोट करना है। बेड रेस्ट इज़ कॉमन ड्यूरिंग द एडिमा स्टेज ऑफ द कंडीशन, बेड रेस्ट देते हैं उसको। देन बैलेंस द एक्टिविटी विद द रेस्ट पीरियड्स एंड एनकरेज द चाइल्ड टू रेस्ट व्हेन फटीग, जब वो थका हुआ हो बच्चा तो उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और जो एक्टिविटी का पीरियड है और रेस्ट का पीरियड है उन दोनों में हमें बैलेंस बना के चलना है कि उसकी थोड़ी एक्टिविटी भी हो और वो थोड़ा रेस्ट भी करें। देन प्लान क्वाइट एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दैट इंटरेस्ट द चाइल्ड, ऐसी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी करनी है बच्चे को जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एनीवन विद एन इन्फेक्शन, जैसे कि स्टाफ है, फैमिली है, विजिटर्स हैं और चिल्ड्रन है, तो उससे उनको इन्फेक्शन से बचाना है बच्चे को। हैंड वॉशिंग और स्ट्रिक्ट मेडिकल एसेप्सिस आर एसेंशियल एंड ऑब्जर्व फॉर एनी अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये हो गए हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो वापस से देखते हैं एक बार। मॉनिटरिंग फ्लूइड एंड इनटेक एंड आउटपुट, दूसरा इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल इनटेक, तीसरा प्रोमोटिंग स्किन इंटेग्रिटी, एंड फोर्थ वन प्रोमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन, then preventing infection,
तो ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर।